60,000 रुपए में जमानत। अक्टूबर 1926 में दशहरे के मौके पर लाहौर में बम फटा था। बम कांड में भगत सिंह को 26 मई 1927 को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। कुछ हफ्ते भगत सिंह को जेल में रखा गया और फिर मुकदमा चला था। बाद में सबूत न मिलने पर भगत सिंह को उस दौर में 60,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि मुकदमा तब भी चलता रहा। मुकदमे पर फैसला। 10 जून को मुकदमा खत्म हो गया। 12 जून को इस मुकदमे पर फैसला सुना दिया गया। अदालत ने भगत सिंह और दत्त को जानबूझकर विस्फोट करने का दोषी पाया, जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान अभियोग पक्ष के गवाह सर शोभा सिंह ने गवाही दी थी कि उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकते हुए देखा था। गौरतलब है कि सर शोभा सिंह मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के पिता थे। मुकदमे की अपील। हालांकि ये दोनों इस फैसले के खिलाफ अपील करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा करने के लिए मना लिया गया। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि इससे क्रांति के संदेश का प्रचार होने में मदद मिलेगी। जैसा कि उम्मीद थी, हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 1930 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की अपील खारिज कर दी और उन्हें 14 सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बाद में सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। जेल में भगत सिंह। गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह अपने साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ जेल में करीब 2 साल बिताए और इस दौरान वे कई लेख भी लिखे और कई बार तो वे भूख हड़ताल पर भी रहे। करीब 2 महीने भूख हड़ताल में रहने के बाद अंग्रेज उनकी मांगे मानने पर बेबस हो गए। भगत सिंह को फांसी। करीब जेल में 2 साल गुजारने के बाद भगत सिंह को इनके साथी राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम को निर्धारित समय से पहले ही फांसी दे दिया गया था। अंग्रेज इनके साहस के आगे घुटने टेक दिए थे और अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि इनकी फांसी की खबर लोगों तक पहुंचे। ऊपर वाले को याद करने से इनकार। जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सब कैदी हंसते मुस्कुराते भगत सिंह की आवाज से आवाज मिला रहे थे। फांसी पर पहुंचने से पहले जेल वार्डन चतर सिंह ने भगत सिंह से वाहेगुरु की प्रार्थना की गुजारिश की थी, लेकिन भगत सिंह का जवाब सुनकर वार्डन भी हैरान रह गया। भगत सिंह ने छतर सिंह से कहा, सरदार जी, मैंने पूरी जिंदगी ऊपर वाले को याद नहीं किया। अब जब मौत खड़ी है तो मैं प्रार्थना करूं, तब वो कहेंगे कि ये तो कायर इंसान है। मैं अपनी राय नहीं बदल सकता। तीनों की फांसी के बाद जेल वार्डन बैरक की तरफ भागा और फूट फूट कर रोने लगा। वो कह रहा था कि 30 साल के सफर में कई फांसी देखी है, लेकिन फांसी के फंदे तक इस बहादुरी के साथ जाते पहली बार किसी को देखा है। आखिरी चंद घंटे। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। वो दिन पूरी तरह किसी आम दिन की तरह ही था, लेकिन कुदरत ने सुबह सुबह अपना पैगाम दिया और जोरदार आंधी चलने लगी थी। जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे सुबह ही वार्डन चतर सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी कोठरियों में चले जाएं। कैदियों को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी सुबह ऐसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कैदियों में किसी ने कारण जानना चाहा, मगर चतर सिंह ने बिना कारण बताए वहां से जाने लगा। जब किसी ने फिर सवाल किया तो वो सिर्फ इतना बता पाया कि ऊपर से इसका हुक्म है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजर रहा था कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। बरकत की उस फुसफुसाहट ने कैदियों के कानों में शोर मचा दिया। उनके दिलो दिमाग में तूफान मच गया। उनकी बेचैनी बढ़ती चली गई। सभी कैदी बरकत से गुजारिश करने लगे कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की पेन, कंघा या घड़ी जैसी कोई भी चीज उन्हें लाकर दे दें, ताकि वे अपने पोते पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। यादें समेटने की होड़। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में उसे लेने के लिए होड़ मच गई। बरकत ने जब देखा कि इस तरह से तो फैसला होना मुश्किल है, फिर उसने आखिर में ड्रॉ निकाला और जिसके हिस्से में जो आया उसे दे दिया गया।
जेल में सन्नाटा। जेल में सन्नाटा था। दीवारें चुप थीं, दरवाजे और खिड़कियां मौन थे। कैदियों के बीच कोई आवाज नहीं थी। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले उन गलियारों पर लगी हुई थीं, जिनसे होकर भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए गुजरने वाले थे। एक बार पहले भी जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे, तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज में भगत सिंह से पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। किताबों से मोहब्बत। भगत सिंह किताबों के पढ़ने के बड़े शौकीन थे। एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेख्त की मिट्रिलिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग्स कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। वार्डन चतर सिंह तो भगत सिंह के बहुत बड़े खैरख्वाह थे। उनकी अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था, उनके लिए चतर सिंह किया करते थे। चतर सिंह की वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थीं। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनका कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद किसी शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपनी आंखें हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के आखिरी शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। आखिरी ख्वाहिश नहीं हो पाई पूरी। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद ही जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह को उनके वकील मेहता ने जो किताब दी थी, उस किताब के कुछ ही पन्ने वो पढ़ पाए थे। भगत सिंह ने कहा, क्या आप मुझे इस किताब का एक चैप्टर भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल से मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना ले आए। लेकिन बेबे भगत सिंह की यह आखिरी इच्छा इसीलिए पूरी नहीं कर पाए क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी पर लटका दिए जाने का फैसला ले लिया गया था और बेबे जेल के भीतर घुस नहीं पाए थे। आजादी का तराना। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाल लाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने एक दूसरे के हाथ अपने हाथ में लिए और अपना प्रिय आजादी का तराना गाने लगे। यह तराना था, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों क्रांतिकारियों का बारी बारी से वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहना दिए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के दर्द के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांग लूं तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है।
फांसी के घंटा भर पहले जेल की घड़ी ने 6 बजाया। इधर घंटी की आवाज हुई और उधर दूर से कैदियों की दूर से आते कदमों की चापें सुनाई पड़ीं। इन कदमों की आवाज के साथ साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थीं। इन कदमों और फड़कते बूटों की आवाज के साथ एक और धीमा मगर लय से सधा सुर भी सुनाई दे रहा था। उस गुनगुनाहट के अल्फाज थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हर आवाज से ऊंची 3 आवाज के बुलंद होते नारे अचानक से हवाओं में गूंजने लगे। इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। इस फांसी को अंजाम देने वाला मसीह जल्लाद था। जल्लाद को लाहौर के पास शहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह अपने दोनों क्रांतिकारी साथियों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। उन्होंने वो वचन पूरा किया। शहादत। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई पड़ी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी इस नारे में अपनी आवाज मिलाने लगे। तीनों नौजवान क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। इसके बाद जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी सुखदेव ने भरी। जल्लाद ने एक बार कसकर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। आखिर में उन्हें नीचे उतारा गया। वहां पहले से मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार। इस फांसी ने जेल के कर्मचारियों को भी झकझोर कर रख दिया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना जबरदस्त असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की शिनाख्त करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इनकार किए जाने की वजह से उस अफसर को तत्काल निलंबित कर दिया गया। बाद में शवों को शिनाख्त करने का काम वहां मौजूद एक जूनियर अफसर ने किया। अंतिम संस्कार को लेकर योजना तो यही थी कि इन शहीदों का अंतिम संस्कार जेल के भीतर किया जाएगा, लेकिन इस योजना को छोड़ देना पड़ा। अधिकारियों को यह महसूस हुआ कि बाहर खड़ी भीड़ में बेचैनी है और मुमकिन है कि जेल से उठते धुएं से वो बेचैनी गुस्से में बदल जाए और फिर जेल पर हमला ना हो जाए। कुछ देर तक राय मशविरा किया गया। फिर जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई दीवार के फांके से एक ट्रक जेल के भीतर ले जाया गया और उस ट्रक पर उन शहीदों के शव को इस तरह लादा गया जैसे कोई बेहद मामूली सामान हो। पहले से तय किया गया था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर कर दिया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था। अधिकारियों को अंदेशा था कि पानी कम होने की वजह से वहां भीड़ जमा हो सकती है। इसके बाद फैसला लिया गया कि शवों को सतलज के किनारे जलाया जाए। अफसर भागे, शव पर पहरा। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उस पुलिस अधीक्षक सुदर्शन सिंह कसूर ने गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लिया। शवों में अभी आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इस शवदाह के बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रितानी सैनिक ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वे शवों को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। शवदाह का नोटिस। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपका दिए गए। इस नोटिस में बताया गया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह से जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लंबी जुलूस और भगत सिंह का परिवार।
तीनों शहीदों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध में अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थीं और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थीं। तकरीबन सब लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुका। अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब ऐलान किया गया कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढके 3 ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ जज्बाती हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। भीड़ के बीच से शहीदों के समर्थन में बिलखती आवाज में नारे लगने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य। इस गमगीन हुए माहौल के बीच उस समय के मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी। इस नज्म का मजमून यही था कि किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर वार्डन चतर सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थीं, लेकिन किसी को भी अपनी मौत को इतनी बहादुरी से गले लगाते नहीं देखा था जितनी बहादुरी से भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने मौत को गले लगाया था। गांधी जी की प्रतिक्रिया। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने के 6 दिन बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन था। पूरे कराची शहर में इस फांसी को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। गांधी जी से इसे लेकर सवाल पूछे गए। भगत सिंह के पिता भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में उदासी छाई हुई थी। जब अधिवेशन का दिन 29 मार्च तय किया गया तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इस दिन से 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो जाएगी। अध्यक्ष चुने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जुलूस नहीं निकाला गया था। गांधी जी जहां भी जाते थे उनसे सिर्फ इन फांसियों के बारे में ही पूछा जाता था। देश को इस बात की उम्मीद थी कि गांधी इरविन समझौते और भारत सरकार और कांग्रेस सरकार के बीच समझौते के बाद भगत सिंह समेत तीनों क्रांतिकारियों की जिंदगियां बख्श दी जाएंगी। गांधी जी उस समय लोकप्रियता के अपने चरम पर थे। कांग्रेस के उस अधिवेशन में आए हुए युवकों में निराशा फैली हुई थी। ज्यादातर ने काली पट्टियां बांध रखी थीं। वे जानना चाहते थे कि कांग्रेस ने तीनों शहीदों को बचाने के लिए क्या किया। वे मान रहे थे कि गांधी जी की कोशिशें काफी नहीं थीं। सुभाष बोस ने गांधी जी से चरम तक जाने को कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो भगत सिंह और अन्य साथियों के सवाल पर उन्हें वायसराय से समझौता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि फांसी समझौते की भावना के खिलाफ है। हालांकि ये कहने के साथ बोस ये भी मानते थे कि गांधी जी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने भरपूर कोशिश की। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब द मार्टिर भगत सिंह एक्सपेरिमेंट इन रेवोल्यूशन में गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने गांधी जी के हवाले से बताया था, मैंने अपनी ओर से हर संभव जोर डालने की कोशिश की। मैंने वायसराय को एक निजी पत्र भेजा जिसमें मैंने अपने हृदय और मस्तिष्क को पूरी तरह से उड़ेल दिया, मगर यह सब बेकार गया। इंसानी दिमाग की पूरी भावना और संवेदना के साथ जो कुछ किया जा सकता था किया गया। न केवल मेरे द्वारा ऐसा किया गया, बल्कि पूज्य पंडित मालवीय जी और डॉक्टर सप्रू ने भी बहुत प्रयास किए। काम नहीं आई कांग्रेसियों की सफाई। अधिवेशन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने अपनी ओर से बहुत सफाइयां देने की कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यह भी कहा गया कि इरविन तो तीनों की फांसी रद्द कर आजीवन कारावास में बदलने पर मान भी गए थे, लेकिन वरिष्ठ अंग्रेज आईसीएस अधिकारियों ने जब सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी तो वायसराय को अपने वचन से पीछे हट जाना पड़ा। कांग्रेस अधिवेशन में भी भगत सिंह की गूंज। हालत ऐसी हो गई कि जब कांग्रेस के अधिवेशन में नए अध्यक्ष सरदार पटेल भाषण दे रहे थे, तब पंडाल के बाहर भगत सिंह अमर रहें, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इस मौके पर गांधी जी का बयान फिर जारी किया गया। बयान में कहा गया, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई, वे अमर शहीद हो गए। उनकी मृत्यु बहुत से लोगों के लिए निजी क्षति की तरह है। मैं इन युवकों की स्मृति को नमन करता हूं।
परंतु मैं देश के नवयुवकों को इस बात की चेतावनी देता हूं कि उनके पथ का अनुसरण नहीं करें। हमें अपनी ऊर्जा, आत्मोत्सर्ग की भावना, अपने श्रम और अपने अदम्य साहस का इस्तेमाल उनकी भांति नहीं करना चाहिए। इस देश की स्वतंत्रता रक्तपात के जरिए नहीं प्राप्त होनी चाहिए। बयान में अंग्रेजी सरकार को लताड़। अपने इस बयान के साथ गांधी जी ने ब्रिटिश हुक्मरानों और अफसरों को भी इसके लिए लताड़ा। उन्होंने कहा, संधि की शर्तों के अनुसार उनका ये कर्तव्य था कि उनकी फांसी कुछ समय के लिए स्थगित कर देते। अपने इस काम से उन्होंने संधि पर बहुत बड़ा आघात किया है और यह भी साबित किया है कि वे अभी भी जनता की भावनाओं को कुचलना चाहते हैं। गांधी जी के बयान में कहा गया कि हालांकि हम इन बहादुर युवकों के साहस की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके कामों का समर्थन नहीं कर सकते। उन्हें फांसी पर लटकाकर सरकार ने क्रूर स्वभाव का प्रदर्शन किया है। उसने फिर जमानत की उपेक्षा कर सत्ता के मद का सबूत दिया है। इस फांसी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार जनता को सत्ता में किसी तरह की वास्तविक साझेदारी नहीं देना चाहती। सरकार को बेशक इन युवकों को फांसी देने का अधिकार था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर मौके पर अपने प्रत्येक अधिकार का इस्तेमाल करने लगे तो आखिर में वो नष्ट हो जाएगा। यदि इस मौके पर सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करती तो उसकी प्रशंसा होती और शांति बनाए रखने में काफी मदद मिलती। नौजवानों के गुस्से पर गांधी जी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस अधिवेशन के पहले कराची में प्रेस से साक्षात्कार में गांधी जी ने कहा था, मैं भगत सिंह और उनके साथियों के मृत्युदंड को निरस्त कराने में नाकाम रहा, इसलिए युवा वर्ग ने मुझे अपने क्रोध का निशाना बनाया। मैं इसके लिए भी तैयार था। वो मेरे खिलाफ बुरी तरह भड़के हुए थे। इसके बाद भी उन्होंने अपने क्रोध का प्रदर्शन काफी सौजन्यपूर्ण तरीके से किया। वो मुझे शारीरिक चोट भी पहुंचा सकते थे और दूसरे कई तरीकों का इस्तेमाल से मेरा अपमान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे काले कपड़े में बंधे फूल देने का निश्चय किया, जो शायद इन तीनों देशभक्तों की अस्थियों के प्रतीक थे। वो ये फूल भी मुझ पर दूर से बरसा या फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्हें मेरे हाथों में देने का फैसला किया। हाँ, वो गांधीवाद, हाय हाय और महात्मा गांधी वापस जाओ के नारे जरूर लगाते रहे। गांधी ने कहा, युवक समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा और उनका लक्ष्य एक ही है, सिर्फ मेरा रास्ता उनसे अलग है। मुझे जरा भी संदेह नहीं कि वक्त के साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वैसे भगत सिंह की बहादुरी और त्याग के आगे किसी का भी सिर झुक जाएगा, लेकिन मैं एक ज्यादा बड़ी बहादुरी की उम्मीद करता हूं और ऐसा करते हुए मेरा इरादा अपने युवा मित्रों को कतई भड़काने का नहीं है। एक ऐसी बहादुरी जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय सूली पर चढ़ने को तैयार हो। पत्रकारों से गांधी जी के 2 सवाल। इन बयानों के बाद वहां मौजूद पत्रकारों ने गांधी जी से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के बाद समझौते के प्रति उनका नजरिया बदल जाएगा? दूसरा सवाल, क्या हजारों की हत्या करने वाली सरकार को क्षमा करना राजनीतिक नजरिए से वो ठीक समझते हैं? पहले सवाल के जवाब में गांधी जी ने जवाब दिया, मेरी व्यक्तिगत स्थिति अब भी वही है। हालांकि ये बहुत भड़का देने वाली घटना है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि इन सजाओं को रोकना समझौते की शर्तों में शामिल नहीं था। इसलिए समझौते से बाहर का कोई भी कृत्य मुझे मेरे तय किए गए रास्ते से नहीं भटका सकता। दूसरे सवाल के जवाब में गांधी जी का कहना था, मेरे सामने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां क्षमादान किसी राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ा होता है। नेहरू की प्रतिक्रिया। हालांकि नेहरू खुद भगत सिंह के विचारों के प्रशंसक थे, लेकिन कांग्रेस की उस बैठक में गांधी विरोधी हवा इतनी तेज थी कि नेहरू ने उसे महसूस करते हुए गांधी को विश्व अहिंसा का महानतम पुजारी घोषित कर दिया। नेहरू ने चेतावनी देते हुए कहा, हमारा रास्ता भगत सिंह का रास्ता नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि हम हथियारों के बल पर देश को आजाद नहीं करा सकते, केवल गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही आजादी ले सकते हैं। अगर हमने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया तो आने वाले कई सालों तक आजादी का मुंह नहीं देख पाएंगे। भगत सिंह के पिता की प्रतिक्रिया। जिस समय अधिवेशन चल रहा था उस समय भगत सिंह के पिता किशन सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भगत सिंह के शब्दों को याद करते हुए कहा, आप परेशान नहीं हो, मुझे फांसी लगने दो, यही ठीक है।
हमें फांसी लगी तो 1 हफ्ते में ही स्वराज मिल जाएगा। भगत सिंह की शख्सियत, हर तरह के भेदभाव और जुल्म के खिलाफ। जेल के दिनों में उन्हें लिखे खतों और लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में खासकर पंजाबी की गुरमुखी और शहमुखी, हिंदी, अरबी और उर्दू लिपियों, जातियों और मजहबों के बीच आई दूरियों पर दुख जताया था। उन्होंने समाज के कमजोर तबके पर किसी भारतीय की तरफ से होने वाले हमले को उसी तरह देखते थे जिस तरह से किसी अंग्रेज के जुल्म सितम को देखते थे। उनकी नजर में जुल्म का न कोई रंग होता है, न उसके लिए कोई अपना पराया होता है, इसलिए वो हर तरह के जुल्म के खिलाफ थे। कुर्बानी की जबान। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी। बांग्ला उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उन्हें यकीन था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और बेचैन हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी वजह से उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। शहीद रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उसका एक एक करके पालन किया था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्ध बंदी समझा जाए और फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। भगत सिंह एक विचारक। भगत सिंह महज क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं थे, बल्कि उनकी क्रांति और देशभक्ति के पीछे उनका गहरा विचार भी था। भगत सिंह एक पढ़ाकू, विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान इंसान भी थे। अपनी 23 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांतियों को बहुत गहराई से पढ़ा और समझा था। नेशनल कॉलेज से लेकर फांसी की कोठरी तक उनकी पढ़ाई लिखाई बदस्तूर जारी रही और इसी गहरी पढ़ाई के बूते वो गंभीर चिंतक और क्रांतिकारी दार्शनिक बने। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत तथा आयरिश भाषा के जानकार भगत सिंह ने अकाली और कीर्ति जैसे अखबारों का संपादन भी किया। बाद में इंद्र विद्या वाचस्पति के अर्जुन तथा गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप में बतौर रिपोर्टर भी काम किया। चांद का मासिक जब्तशुदा फांसी अंक भगत सिंह की संपादन योग्यता की शानदार मिसाल है। पार्टी के पर्चे, पोस्टर, पैम्फलेट तथा सारे साहित्य का सृजन भगत सिंह ही करते थे। आदर्श और विचारों के लिए समर्पित भगत सिंह इंसान से इंसान के खून बहाए जाने के खिलाफ थे। उनकी लिखी कई चिट्ठियां और बहुमूल्य दस्तावेज इस बात के सबूत हैं कि अपने आखिरी पलों में भी भगत सिंह कितने संयत, शिष्ट, शालीन और संतुलित थे। इसका पता 2 घटनाओं से चलता है। फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के 14 नंबर वार्ड में रहने वाले कुछ बंदी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के पास एक पर्ची भेजी। उस पर्ची में लिखा था, सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हैं तो बताएं, इन बचे हुए घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने जो जवाब दिया वो संसार के पत्र साहित्य का एक दुर्लभ दस्तावेज है। वो जवाब दिल को छू देने वाला था और बेहद स्पष्ट तथा प्रखर विचारों वाला था। उनके सामने मौत थी, लेकिन विचारों के प्रवाह में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने लिखा था, साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जिंदा रहना एक शर्त पर मंजूर है। मैं कैद या पाबंद होकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों, बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का मिशन मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब रोकना साम्राज्यवाद की तमाम तर शैतानी शक्तियों के बस की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे दिल को कचोटता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इसको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में
फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। आजकल मुझे अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतजार है। आरजू है ये और करीब हो जाए। रिश्तों में भी इनकलाब की गूंज। भगत सिंह के रिश्ते की बुनियाद ही इनकलाब था। भगत सिंह द्वारा अपने पिता को एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्होंने अपनी देशभक्ति और दादाजी का जिक्र किया था। क्रांति की गूंज अपने पिता को लिखे भगत की चिट्ठी में सुनाई पड़ती है। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपने पिता को जो चिट्ठी लिखी थी उससे उनकी समझ का अंदाजा लगता है। पूज्य पिताजी महाराज, नमस्ते। मेरी जिंदगी भारत की आजादी के महान संकल्प के लिए दान कर दी गई है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और सांसारिक सुखों का कोई आकर्षण नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं बहुत छोटा था तो बापूजी यानी कि दादाजी ने मेरे जनेऊ संस्कार के समय ऐलान कर दिया था कि मुझे वतन की सेवा के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस समय की उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। दिल्ली जेल से 26 अप्रैल 1929 को उन्होंने अपने पिता को एक और चिट्ठी लिखी थी। पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ तशरीफ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम न हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाएं हो सकेगी। वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। 2-1 आमूद पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूँ, मगर वो कोई खास अहमियत नहीं रखते। आप खामोखा ज्यादा तकलीफ न कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले ही आइएगा। वालदा साहिबा को साथ न लाइएगा। खामोखा वो रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, सत्यार्थ प्रकाश, नेपोलियन की मोटी सानिह उमरी जो आपको मेरी कुतुब में मिल जाएगी। अंग्रेजी के कुछ आला नावल लेते आइएगा। द्वारकादास लाइब्रेरी वालों से शायद कुछ नॉवेल मिल सके। खैर, देख लीजिएगा। वालदा साहिबा, मामी साहिबा, माताजी और चाची साहिबा के चरणों में नमस्कार। रणवीर सिंह और कुलतार सिंह को नमस्ते। बापूजी और चाची साहिबा के चरणों में नमस्कार। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फिक्र न कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस दफ्तर के पते पर लिख रहा हूं। आपका ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह की नजर में नेहरू। भगत सिंह ने अपने एक महत्वपूर्ण लेख में जुलाई 1928 में कीर्ति में नेहरू को लेकर अपने तार्किक विचार रखे हैं। उन्हें नेहरू का यह तर्क बेहद पसंद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, प्रत्येक नौजवान को विद्रोह करना चाहिए, राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी। मुझे ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं जो आकर कहे कि फलां बात कुरान में लिखी हुई है। कोई बात जो अपनी समझदारी की परख में सही साबित न हो, उसे चाहे वेद और कुरान में कितना ही अच्छा क्यों ना कहा गया हो, नहीं माननी चाहिए। भगत सिंह के मुताबिक ये एक युगांतरकारी विचार है। धार्मिकता के लबादे में लिपटे हुए विचारों की सान पर चलकर क्रांति नहीं हो सकती, ऐसा नेहरू का तर्क रहा है। इसलिए भगत सिंह ने नेहरू के इस कथन का दोबारा उद्धरण किया। वे कहते हैं कि जो अब भी कुरान के जमाने यानी 1300 बरस पीछे के अरब की स्थितियां पैदा करना चाहते हैं, या जो पीछे वेदों के जमाने की ओर देख रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि यह तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वो युग वापस लौट आएगा। वास्तविक दुनिया पीछे नहीं लौट सकती। काल्पनिक दुनिया को चाहे कुछ दिन यहीं स्थिर रखो, और इसलिए वे विद्रोह की आवश्यकता महसूस करते हैं। भगत सिंह की धर्मनिरपेक्षता विरासत। लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान अपने मुकदमों की पैरवी भगत सिंह खुद ही करते थे। ये बहस इतनी प्रसिद्ध और रोचक हो चली थी कि मोतीलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई जैसे नेता भी कई अवसरों पर लाहौर कचहरी में दर्शक और श्रोता बनते। भारत नौजवान सभा का घोषणा पत्र
और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के समय समय पर प्रकाशित दस्तावेज भगत सिंह और उनके साथियों की विचारधारा की स्पष्टता को बयान करते हैं। वे न सिर्फ बलिदान, साहस और वीरता के प्रतीक थे, बल्कि प्रखर समाजवादी भी थे और धार्मिक संकीर्णता के कट्टर विरोधी भी थे। उनके लेखों पर नजर डालने पर सांप्रदायिकता पर उनकी समझ की जानकारी हासिल होती है। भगत सिंह और साथियों ने जो जून 1928 में प्रकाशित एक लेख में लिखा था, उससे उनके विचारों की प्रखरता जाहिर होती है। इसमें उन्होंने सांप्रदायिकता पर चोट करते हुए लिखा था, भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। अगर इस बात का अभी यकीन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लें, किस तरह मुसलमानों ने निर्दोष सिखों, हिंदुओं को मारा है और इसी तरह सिखों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फलां आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फलां आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी का सिख या हिंदू होना ही मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी था और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है। हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म के ये अपने नामलेवा धर्म के रौब को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरें हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आ जाता है। भगत सिंह और जाति का सवाल। उस दौर में जब महाराष्ट्र में एक मजबूत दलित आंदोलन के बावजूद कांग्रेस सहित आजादी की लड़ाई के तमाम भागीदारों के बीच जाति के सवाल को लेकर कोई मजबूत चेतना दिखाई नहीं देती थी, उस समय भगत सिंह का अछूत समस्या पर जून 1928 को कीर्ति में प्रकाशित अछूत समस्या नाम से लिखा गया लेख क्रांतिकारी था। इस लेख में उन्होंने लिखा था, क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर में पैदा हो गया, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम कर पाने का उसे कोई हक नहीं है। ये बातें फिजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया और निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही ये भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें। तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा गए। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया। मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उन सब के प्रायश्चित का वक्त है। अपने उसी लेख में भगत सिंह एक खुली अपील करते हुए कहते हैं, संगठन में बंध जाओ, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको, लेकिन ख्याल रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। ये तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी की असल वजह है। इसलिए तुम उसके साथ कभी ना मिलना, उसकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठित हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो और राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। भगत सिंह का जाति के खिलाफ ये बगावत ही थी
कि उनकी शहादत के बाद रामास्वामी पेरियार ने अपने अखबार कुडई आरसू में श्रद्धांजलि लेख लिखा था। मजलूमों की बुलंद आवाज। युवा राजनैतिक कार्यकर्ताओं के नाम लिखे भगत सिंह की चिट्ठी से पता चलता है कि वे किसी तरह के शोषण के खिलाफ थे, चाहे वो शोषक देशी हो या विदेशी। अपनी उस चिट्ठी में भगत सिंह नौजवानों से गांवों और फैक्ट्रियों में जाकर लोगों को संगठित कर एक नई सामाजिक व्यवस्था की निर्माण की अपील करते हैं। इस चिट्ठी में वो लिखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि भारत की सरकार का प्रमुख लॉर्ड इरविन है या सर पुरुषोत्तम ठाकुर दास। एक किसान को इससे क्या फर्क पड़ता है कि लॉर्ड इरविन की जगह सर तेज बहादुर सप्रू गद्दी पर बैठे हों। जाहिर है कि उनकी देशभक्ति गोरे अंग्रेजों को सत्ता से हटाने भर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो देश के मजदूर, किसानों और वंचित लोगों के हाथ में सत्ता पहुंचाने को उस लड़ाई में शामिल थे जिसकी तलाश में वो समाजवाद के सिद्धांत तक पहुंचे थे। इनकलाब जिंदाबाद से हमारा मतलब क्या है नामक एक लेख में वो इसका मजाक उड़ाने वाले संपादक को जवाब ही नहीं देते, बल्कि क्रांति के अपने ख्वाब को भी साफ करते हुए कहा था, क्रांति शब्द का मतलब प्रगति के लिए बदलाव की भावना और आकांक्षा है। भगत सिंह ने अपने समय के क्रांतिकारी लाला रामशरण दास की किताब ड्रीम लैंड की भूमिका लिखी थी। उस भूमिका में उन्होंने रूमानी इनकलाब और अपने मकसद का जिक्र किया। लाला रामशरण दास की स्वप्न जीविका की कड़ी आलोचना की है और अपनी विचारधारा को साफ तौर पर भौतिकवादी करार दिया है। सच्चाई को रख देने और अपने सिद्धांत से नहीं डिगने का सबूत भगत सिंह की लिखी ये भूमिका है। इस भूमिका के आखिर में भगत सिंह ने लिखा है, मैं अपने नौजवानों के लिए खास तौर पर इस किताब की सिफारिश करता हूं, लेकिन एक चेतावनी के साथ, कृपया आंख मूंद कर इस पर अमल करने के लिए या इसमें जो कुछ लिखा है उसे वैसा ही मान लेने के लिए इसे न पढ़ें। इसे पढ़ें, इसकी आलोचना करें, इस पर सोचें और इसकी सहायता से स्वयं अपनी समझदारी बनाएं। पत्रकारिता पर तंज। हालांकि उस समय अखबारों पर पाबंदी और काले कानूनों के चलते ज्यादा अखबार नहीं छपते थे, लेकिन धार्मिक घृणा उस समय की पत्रकारिता का अंग थी, जिसका जिक्र अपने लेखों में भगत सिंह ने बड़े ही साफगोई से किया है। उन्होंने उन अखबारों और पत्रकारिता को नहीं बख्शा जिन्होंने सांप्रदायिकता को हवा दी। उन्होंने इस पर लिखते हुए कहा, दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटव्वल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल और दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो बहुत कम है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष के मौजूदा हालात पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। भगत सिंह और नास्तिकता। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें यह जानकर बहुत दुख होता था कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। वे किसी तरह भगत सिंह की काल कोठरी में पहुंचने में कामयाब हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो, और ये अहंकार एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ा है। बाबा रणधीर सिंह की उसी टिप्पणी के जवाब में भगत सिंह ने एक लेख लिखा था। उस लेख का शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूं। जाहिर है यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए ही लिखा था और ये 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार
द पीपल में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की मौजूदगी को लेकर बहुत सारे तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है। भगत सिंह ने अपने उस लंबे लेख में अपने नास्तिक होने के पीछे की वजह खुद का तर्कवादी होना बताया। भगत सिंह ने अपने पहले ही पैराग्राफ में जवाब की शुरुआत सवाल उठाकर किया था। उन्होंने कहा था, एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूं? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूं, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूं और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। ये कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। यहां तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कह मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूं और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूं। यह बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहां तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चित ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या ये अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? खुद का परिचय। भगत सिंह ने अपने उस लेख में आगे चलकर अपनी नास्तिकता के लिए जिम्मेदार जिन बातों को सामने रखा है, दरअसल वही भगत सिंह का असली परिचय भी है। उन्होंने लिखा है, मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैं तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसी किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। हालांकि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था और कुछ दूसरों को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही नहीं मिल सका। मैं तो एक बहुत जलाजू स्वभाव का लड़का था, जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जाप करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का सवाल है, तो वो एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के मकसद के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। लेकिन वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में मजबूत विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस तरह मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहां तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना और उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था। हालांकि मुझे कभी भी सिख या दूसरे धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास नहीं हो सका था, लेकिन मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वो तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं कर सकते थे।
ईश्वर के बारे में मेरे हठ पूर्वक पूछते रहने पर वे कहते थे, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। ये नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कामरेड शचीन्द्र नाथ सान्याल, आजकल काकोरी षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी किताब बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है। उन्होंने इसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वो उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। उसमें सर्वशक्तिमान और उसकी लीला और कार्यों की प्रशंसा की गई है। मेरा ईश्वर के प्रति आत्मविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद में अपने वृहद अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषद और गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता या ज्ञान के सीमित होने के चलते उत्पन्न होता है। वो भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। भगत सिंह अपनी कहानी आप कहते हुए आगे बताते हैं, इस समय तक मैं सिर्फ एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। ये मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों की ओर रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। न रहस्यवाद न अंधविश्वास, यथार्थवाद हमारा आधार बना। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्सवाद को पढ़ा, लेकिन ज्यादा लेनिन, त्रोत्स्की और दूसरे लोगों को पढ़ा जो अपने देश में कामयाब क्रांति ला चुके थे। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्लंब स्वामी की किताब सहज ज्ञान मिली। इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के आखिर तक मुझे इस बात का यकीन हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया है, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था। तर्कवाद से मिली ताकत। भगत सिंह इस लेख में अपनी कहानी कहते हुए बताते हैं कि किस तरह उन्हें तर्कवाद ने ताकत बख्शी। मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। रेलवे पुलिस हवालात में मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था। यही कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी। ये भी कि उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम हासिल किए थे। ये भी कि 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया था। ये भी कि अगर मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर रोशनी डालने वाला एक बयान दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके उलट मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। ये सब बेकार की बात थी। हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि अगर मैंने वैसा बयान नहीं दिया तो मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर विवश होंगे, और यह भी कहा कि उनके पास मुझे सजा दिलाने और फांसी पर लटकवाने के लिए जरूरी सबूत भी हैं। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं खुद के लिए ये बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, या ऐसे कठिन समय में भी मैं उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया
कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूं। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अतः मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। भगत सिंह की ये आखिरी चाहत सिर्फ उनकी निजी चाहत नहीं रही, बल्कि उनकी शहादत के 16 सालों बाद उनकी ये चाहत हिंदुस्तान की हकीकत बन गई और भारत एक आजाद मुल्क बन गया। और बेशुमार शहीदों की शहादत और बगावत के बीच भगत सिंह शहीद-ए-आजम बन गए।